नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड न्यूज की। धामी सरकार 12 साल से अधिक की सेवा कर चुके उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके बाद 16 दिन से हड़ताल पर चल रहे उपनल कर्मचारियों ने शासन के आदेश के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने पर उन्होंने उपनल कर्मचारियों के लिए घोषणा की थी। सरकार क्रम के तहत उपनल कर्मचारियों को प्रक्रिया में शामिल करके समान वेतन देगी। उन्होंने कहा, सरकार और कर्मचारियों ने बेहतर बातचीत करके एक समन्वय बनाया है। उपनल कर्मचारी हमारे राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। निश्चित रूप से उन्हें राज्य के सभी लाभ मिलने चाहिए। ये चूँकि मैंने पहले ही इस कार्यकाल के 3 वर्ष जब पूरे हो रहे थे, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम उपनल कर्मचारियों को एक क्रम के तहत एक सीरीज बाय स्टेप उनको जो है इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उनको समान वेतन की व्यवस्था में लाएंगे। तो उसमें हमने अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों ने आपस में बैठ के एक रास्ता निकाला है। हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। उपनल कर्मचारी भी हमारे राज्य के अंग हैं, बहुत सारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी राज्य की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। सरोवर नगरी नैनीताल में देर शाम पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम नैनीताल में किया और सुबह सैर के लिए निकले। सैर के दौरान उनका सादगी भरा अंदाज लोगों का ध्यान खींच गया, जब उन्होंने फुटपाथ पर चाय बनाने वाले कारोबारी के साथ स्वयं चाय तैयार की और भाजपा कार्यकर्ताओं संग चाय व बेकरी उत्पादों का आनंद लिया। चाय कारोबारी रुपए लेने से लगातार मना करता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने जोर देकर और कार्यकर्ताओं के कहने पर भुगतान किया। वह अन्य लोगों को भी चाय पिलाने का आग्रह किया। इस व्यवहार को लोगों ने मुख्यमंत्री की सरलता और जनसंपर्क का उदाहरण बताया। आपको बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल में देर शाम पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम नैनीताल में किया और सुबह सैर के लिए निकले। सैर के दौरान उनका सादगी भरा अंदाज लोगों का ध्यान खींच गया, जब उन्होंने फुटपाथ पर चाय बनाने वाले कारोबारी के साथ स्वयं चाय तैयार की और भाजपा कार्यकर्ताओं संग चाय व बेकरी उत्पादों का आनंद लिया। चाय कारोबारी रुपए लेने से लगातार मना करता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने जोर देकर कार्यकर्ताओं के कहने पर भुगतान किया। वह अन्य लोगों को भी चाय पिलाने का उन्होंने आग्रह किया। इस व्यवहार को लोगों ने मुख्यमंत्री की सरलता और जनसंपर्क का उदाहरण बताया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में पहुंचे। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस का कोई बड़ा हो या छोटा नेता राम मंदिर समारोह में नहीं पहुंचा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में ध्वज पताका फहराई गई और प्रभु राम को प्रधानमंत्री ने याद किया और भावुक भी हुए। देश के इतने बड़े आयोजन में कोई कांग्रेसी नेता वहां पर नहीं दिखाई दिया। ये बहुत गंभीर विषय है। इसी पर उत्तराखंड भाजपा प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने कहा कि कट्टर कांग्रेसी कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का प्रकरण याद करके देखिए, जब उन्होंने 600 साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की जानी थी। उस समय भी कांग्रेस थी जब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। उसी वजह से कांग्रेस आज के समय देश से भी जल्द गायब हो जाएगी। वो कट्टर कांग्रेसी है, वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था, तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी।
और वहां पे भी गोलियां चली। तो कांग्रेस की विचारधारा में कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच भाजपा ये दावा कर रही है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता उनके पाले में आएंगे और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये बात हमारी इस बात को सिद्ध करती है कि भाजपा चोरी से चुनाव जीतती है, चाहे वोट चोरी से हो या कैंडिडेट चोरी से। उनको अपने कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है। उनकी नज़र हमारी लीडरशिप पर है कि हम चोरी करेंगे और चुनाव जीतेंगे, लेकिन हमारी जनता के पास ये ताकत है कि वो चोरों को सबक सिखा सकती है। इसलिए अगर बीजेपी हमारी सेकंड लीडरशिप चोरी करके जीतना चाहती है तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तो हमारी इस बात को सत्यापित करता है कि वो चोरी से चुनाव जीतते हैं, चाहे वो वोट चोरी से और चाहे वो कैंडिडेट चोरी से। मतलब उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, वो हमारे कैंडिडेट पर नजर है कि सेकंड लीडरशिप को हम चोरी करेंगे और तब चुनाव जीतेंगे। मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इन चोरों को सबक आपकी ताकत सिखा सकती है। हमारे जो लोग हैं, वोटर हैं, नागरिक हैं, इस प्रदेश के, उनके पास वो ताकत है कि वो चोरों को सबक सिखा सकते हैं। इसलिए अगर उनकी ये मंशा है, जैसा आप पूछ रहे हैं, उनकी ये मंशा है कि वो हमारी सेकंड लीडरशिप को हाइक करके, उनको चोरी करके, जिसको उठाईगीर कहते हैं, ऐसे काम करके अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो उनको सबक हमारी जनता ही सिखा सकती है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन और 20वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन आगामी 28 से 30 नवंबर 2025 तक ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में होगा। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, वैज्ञानिक नवाचार और तकनीकी विकास पर देश विदेश के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया जाएगा। शिखर सम्मेलन एक ऐसा वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समुदायों की सहभागिता, ज्ञान साझा, नवीन तकनीकों और नीति निर्माण के लिए व्यवहारिक समाधान तलाशना है। सम्मेलन से पहले कई प्रमुख शहरों में प्री समिट जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मुख्य आयोजन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि और उद्योग जगत के प्रतिनिधि आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जोखिम न्यूनीकरण और नवीन अनुप्रयोगों पर अपने अनुभव सुझाव करेंगे। विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन में सम्मेलन के दौरान प्रदान किए जाने वाला भागीरथ पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करेगा जिन्होंने आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, अनुकूल और जोखिम न्यूनीकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसी दौरान 20वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन राज्य में वैज्ञानिक प्रगति को गति देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। 2 वर्ष पूर्व में हमारे 41 श्रमिक भाई 17 दिन टनल में थे, बाहर निकले सभी सुरक्षित। तो हम आपदा प्रबंधन के लिए उसको बहुत विशिष्ट मानते हैं। दुनिया के क्योंकि करीब 50 से ज्यादा लोगों की इसमें उपस्थिति है जो हमारे पास फिजिकली हैं, और ऑनलाइन हमारे पास तो बहुत बड़ा नंबर है। एम्बेसडर्स हैं कई देशों के, विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, 40 से ज्यादा नॉलेज पार्टनर्स हैं। बहुत हमारे पास प्लेनरी सेशंस हैं जो बहुत ही विशेषज्ञता के हैं, एक्सपर्ट जो हमारे पास टेक्निकल सेशंस होते हैं वो हैं। और साथ ही साथ इसमें चाहे महिलाओं के लिए हों, बच्चों के लिए हों, आर्मी के लिए हों, चाहे हमारे पास जो एग्जीबिशन है उसमें 100 से ज़्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भारतवर्ष के सभी जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनका इसमें पार्टिसिपेशन है। DRDO की करीब करीब सभी लैब्स के यहाँ पर हैं एग्जीबिशन में। तो कुल मिला के ये अपने आप में देहरादून में, हिमालय में और उत्तराखंड में होना बहुत गर्व की बात है। सर, इसमें इस कार्यक्रम के उत्तराखंड मेडिकल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष संजय नेगी बने हैं। संजय नेगी का मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित CMO कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। लंबे समय से विभिन्न संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे संजय नेगी पहली बार इस महत्वपूर्ण पद पर चयनित हुए हैं।
बीते दिनों संपन्न हुए संगठनात्मक चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से हराकर विजय हासिल की थी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पहली बार पौड़ी आगमन पर उनके सम्मान में सीएमओ कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों के कर्मचारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो मैं पूरे 13 जनपदों को धन्यवाद दूंगा, जितने भी हमारे वहाँ पे पदाधिकारी और सदस्य ने उस कार्यक्रम में भाग लिया और जो उन्होंने मुझे अपना अमूल्य समर्थन दिया, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और चूंकि हमारी प्राथमिकता हमेशा कर्मचारियों की रहती है, तो हमारा मेन उद्देश्य, हमारा जो मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ तो हमारा एक IPS मानक का जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें हमारे पदों का जो APSC हमारी है उसमें कई पदों का सृजन किया जाना है। तो हमारा तुरंत ही उसमें एक प्रस्ताव बन के DG स्तर से शासन को हम प्रेषित करेंगे, ताकि हमारे जो भी IPS मानक के अनुसार जितने पदों की बढ़ोतरी की जाएगी उसके अनुसार हमें पदोन्नति में भी उसका लाभ मिलेगा, और ताकि शीघ्र ही हमारे जितने भी कार्मिक पदोन्नति से वंचित हैं उनको पदोन्नति मिल सकेगी। आज सम्मान समारोह भी रखा गया था, किस तरह देखते हैं आप? मैं तो पहले जनपद पौड़ी के तमाम हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष और मंडलीय अध्यक्ष हमारे और हमारे एसोसिएशन के गणेश गौड़ जी लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए, तमाम मेरे चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने सुख समय में इतना भव्य कार्यक्रम किया और जिस तरह का आपने मुझे सम्मान दिया, मैं उसके लिए बिल्कुल तत्परता से आपका धन्यवाद आभार और व्यक्त करता रहूँगा। देहरादून में अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आवासीय नक्शा पास कराने के बाद बिल्डर फ्लोर बनाकर बेचने वालों पर नकेल कसने जा रहे हैं। MDDA के द्वारा ऐसे कई बिल्डरों को चिन्हित करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्टेड करने की भी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। दरअसल छोटी सड़कों पर बिल्डर फ्लोर के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लूटने का ये गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है। लिहाजा तमाम शिकायतों के बाद अब प्राधिकरण इस पर कठोर कार्यवाही करने जा रहा है। VC MDDA बंसीधर तिवारी ने बताया कि बार बार ऐसे नक्शे पास कराए जाने को लेकर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है और पूर्व में जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार का काम किया जा रहा है उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी जारी है। बीते दिन संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश के 22,559 स्कूल में वंदे मातरम का गायन किया गया। एक साथ शिक्षा निदेशालय से लेकर सभी स्कूल में वंदे मातरम की धुन गूंजती हुई नजर आई। वहीं स्कूलों में बच्चों को वंदे मातरम का महत्व भी बताया गया। छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया गया था। यह आयोजन राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में संविधान के प्रति आस्था और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। वहीं कई शिक्षण संस्थानों में सामूहिक वंदे मातरम गायन हुआ था, जिसमें कॉलेजों और स्कूलों के छात्र शामिल थे। वहीं राष्ट्रगीत के गायन को मौलाना और मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम और संविधान के खिलाफ बताया। आगे उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावा किसी का भी वंदन करना इस्लाम के खिलाफ है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण मुक्त करने की प्रगति की 5वीं अंतर्विभागीय समीक्षा की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस भी विभाग के अधीन सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर, कार्यालय परिसर अथवा अन्य परिसंपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण की जानकारी है, उसे समयबद्ध रूप से हटाया जाए। DM सवीन बंसल ने निर्देश दिए कि सरकारी परिसंपत्तियों को समयबद्ध अतिक्रमण मुक्त करना है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। DM ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा पर कार्यवाही न हुई तो संबंधित को वेतन रोकने के साथ ही निलंबन व सेवा बाधित की कार्यवाही की जाएगी। अभी भी निरंतर जारी है। अभी आज की डेट में भी विकासनगर में टकरानी डाक पट्टी में जो हमारे सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण थे, उसमें हेक्टेयर्स ऑफ ज़मीन
अभी अवमुक्त की गई है और आगे अग्रिम दिवसों में भी यह अभियान जारी रहेगा। ऐसे ही हमारे जनपद के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर सरकारी ज़मीन पे कब्जे पाए जा रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं या हमारे सरकारी ज़मीन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या इरिगेशन की, पीडब्ल्यूडी की, उन सभी अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है अपनी अपनी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए और इसमें मैजिस्ट्रियल सपोर्ट और पुलिस असिस्टेंस उनको प्रदत्त की जा रही है। बैजनाथ कोतवाली पुलिस ने रंगदारी मांगकर लोगों को परेशान करने वाले गोपाल चंद्र बनवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिकायत मेला डुंगरी गरुड़ बैजनाथ निवासी बलवंत सिंह ने दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने मकान ध्वस्त कराने के आदेश दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की अवैध मांग की और फर्जी शिकायत कर जेल भेजने की धमकी दी। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी को गरुड़ से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। आरोपी गोपाल बनवासी पर पहले भी 2025 में रंगदारी का मामला दर्ज हो चुका है। इसके अलावा 2011 में धारा 366 और 306 के मामले में वह 5 साल की सजा काट चुका है। लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के चलते उसके खिलाफ ये कार्यवाही बेहद जरूरी मानी जा रही है। बैजनाथ कोतवाली पुलिस ने रंगदारी मांगकर लोगों को परेशान करने वाले गोपाल चंद्र बनवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिकायत मेला डुंगरी गरुड़ बैजनाथ निवासी बलवंत सिंह ने दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने मकान ध्वस्त कराने के आदेश दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की अवैध मांग की और फर्जी शिकायत कर जेल भेजने की धमकी दी। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया। मंगलौर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिजौली क्षेत्र में गौकशी हो रही है। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंची तो कुछ व्यक्ति गौकशी करते हुए मिले। पुलिस को देख कुछ व्यक्ति मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 2 आरोपित को दबोचते हुए मौके से 140 किलो गौमांस, गौकशी के उपकरण और 2 जीवित बैल बरामद किए। बरामदगी के आधार पर कोतवाली मंगलौर द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए आरोपियों को नियमानुसार माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा फरार हुए अभियुक्त की तलाश जारी है। ये जो आप बता रहे हैं वो थाना मंगलौर क्षेत्र का मामला है, जिसमें इंस्पेक्टर खुद मौके पे थे। तो करीब 90-100 किलो के आसपास से 100 किलो से ज़्यादा है और 2 लोग इसमें उन्होंने पकड़े हैं। बाकी आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है। सर, इतनी कार्रवाई पुलिस की ओर से गोकशी के खिलाफ, गोकशी करने वालों के खिलाफ हो रही है, लेकिन बाज नहीं आ रहे लोग, तो कैसे रोक पाएंगे? फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।